धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जैसा कि आप पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं, जब से धाकड़ खबर की शुरुआत हुई है वैसे ये सिलसिला तभी से था, लेकिन बीच में रुक गया था। लेकिन अब प्रोफेसर राम पुनियानी जी मिल गए हैं, उनसे बहुत सारे मुद्दों पे बात हो जाती है। वो भी चीज़ों को सामने रखना चाहते हैं बहुत जिम्मेदारी से, और हम भी उन चीज़ों को आप तक पहुँचाना चाहते हैं। तो अब ये सिलसिला नए तरीके से शुरू हो गया। आपने देखा होगा 3 नवंबर को हमने औरंगज़ेब के डेट ऑफ बर्थ पे एक प्रोग्राम किया, उसके बाद 7 नवंबर को बहादुर शाह जफ़र के पुण्यतिथि पे किया, 11 को मौलाना आज़ाद पे किया और 14 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की शख्सियत को लेके किया, उनके जन्मदिन के मौके पर। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज 20 नवंबर को हम बात करने जा रहे हैं टीपू सुल्तान को लेकर। जी हाँ, उन्हीं टीपू सुल्तान को लेकर जिनके बारे में पिछले 6 साल से बात करना एक जुल्म हो गया है, क्योंकि नई सत्ता जो आई है वो टीपू सुल्तान को हिंदू विरोधी साबित करने में लगी हुई है और बता रही है कि ये हिंदुओं का कत्लेआम करने वाला शासक था। लेकिन असल सच्चाई क्या है, इस पर आज रोशनी डालने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर टीपू सुल्तान महाराष्ट्र में होते, जैसे शिवाजी को वहाँ पूजा जाता है, और इनका नाम टीपू सुल्तान ना होता, तो ये भी क्या कर्नाटक में अगर मुस्लिम नाम ना होते तो उसी तरीके से पूजे जाते क्या। बहुत शुक्रिया सर, आपने एक बार फिर वक्त निकाला हमारे लिए। आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। आपकी कोशिशों की जितनी तारीफ की जाए, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप धाकड़ खबर को टाइम देते हैं, लेकिन जिस तरीके के व्यूवरशिप है आपकी, लोग आपको सुनना चाहते हैं, और जिस तरीके से आप तमाम चीज़ों को सामने रखते हैं, तो बहुत लोगों के मनों में जो चीज़ें होती हैं वो घटती हैं। अब मैं अगर सवालों के सिलसिले से शुरुआत करूं तो मेरा पहला सवाल यही है कि क्या हम टीपू सुल्तान को कह सकते हैं कि वो हिंदुओं के हत्यारे हैं? देखिए, मैं जहां तक थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि मुझे देना पड़ेगा, उसके लिए मुझे वक्त दीजिए। बिल्कुल। ये आजकल उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जी। कि उन्होंने बहुत सारे ब्राह्मणों का कत्लेआम किया, स्त्रियों पे अत्याचार किया, बहुत सारी हिंदू कम्युनिटीज पर अत्याचार किया। ये सब उनके खिलाफ आरोप लगाए जाते हैं। जी और उसके पहले एक मजेदार बात मैं आपको बताना चाहता हूँ सर। कि जिनकी तरफ से ये आरोप लगाए जाते हैं जी वो भी थोड़ा पहले कंफ्यूज थे। जी कंफ्यूज मतलब पहले सच्चाई पे थे और अभी कंफ्यूज हो रहे हैं, या पहले कंफ्यूज थे अभी सच्चाई पे आ रहे हैं, ये उनके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। जी पर आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जी 1970 में जी आरएसएस ने अपनी भारत भारती सीरीज में टीपू सुल्तान की तारीफ में एक किताब निकाली। जी नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, कि आज जो कर्नाटका के मुख्यमंत्री हैं येडियुरप्पा, 2010 में इन्होंने इलेक्शन के समय टीपू सुल्तान की वेशभूषा पहनकर हाथ में टीपू की तलवार लेकर लोगों से अपील की कि मुझे वोट दीजिए। जी और 2 साल पहले भारत के राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद, जो फिर से आरएसएस बैकग्राउंड के हैं, जी उन्होंने टीपू को एक महान योद्धा बताया, जी महान स्वतंत्रता संग्राम का सेनानी बताया। तो जी एक बात बता देता हूँ, जी दूसरी तरफ से जमीनी तौर पर वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं क्योंकि टीपू सुल्तान वैसे मुस्लिम है, तो उसके खिलाफ जैसे सभी मुसलमान राजाओं के खिलाफ कुछ न कुछ प्रोपेगेंडा ढूंढ के निकालते हैं, जी तो उनका प्रोपेगेंडा है कि इन्होंने बहुत सारे ब्राह्मणों का कत्लेआम किया, उनका कन्वर्शन कराना चाहते थे, बहुत सारी हिंदू कम्युनिटीज पे अत्याचार किया। ये जी उनका प्रोपेगेंडा है। जी पर सच्चाई ये है कि बाकी राजाओं में भी, जैसे औरंगजेब के खिलाफ ज्यादा प्रचार किया जाता है, दूसरा ज्यादा प्रचार किया जाता है टीपू सुल्तान के खिलाफ। जी और आपको उसका कारण जानकर हैरानी होगी। बताइए। कारण ये है कि टीपू सुल्तान वो राजा थे जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करते हुए 1799 में मारे गए। जी उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी अपना वर्चस्व बढ़ा रही थी, तो सभी राजाओं से कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करके अपने साथ जोड़ रही थी। जी तो टीपू सुल्तान ने उस समय निजाम हैदराबाद और मराठा राजाओं को कहा, भैया हम आपस के मुद्दे अपने आप निपट लेंगे, पर ये अंग्रेज जो एक विदेशी ताकत है उसको बाहर रखो। जी तो मेरे ख्याल से टीपू सुल्तान वो पहले राजा रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजों का एक पुरजोर विरोध किया, और ये कारण है कि अंग्रेजों ने भी उनके खिलाफ बहुत सारा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की। जी अब जहां तक दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कर्नाटक के जो महान कलाकार हो गए हैं, नाटककार, स्क्रिप्ट राइटर गिरीश कर्नाड, जी जो आपने बात कही, ये बात गिरीश कर्नाड ने कही थी शुरुआत में। उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान इतने महान हैं जी कि अगर वो हिंदू होते तो आज कर्नाटक में उनकी वही जगह होती जो महाराष्ट्र में शिवाजी की है।
जी। और एक बात ख्याल रखिए, जैसे शिवाजी की लोक कथाएं, लोकगीत आम जनता में प्रचलित है, कर्नाटका में खास तौर से मैसूर के पास ऐसी बहुत सारी कहानियां, कविताएं टीपू सुल्तान की तारीफ में प्रचलित है। जी। अब जहां तक उनके हिंदू विरोधी होने का सवाल है, उसमें मैं 3 प्रमाण आपको देना चाहूंगा। जी। सबसे पहले देखिए, उनके जो सबसे बड़े एडवाइजर, जिसको जी। आज की भाषा में हम प्राइम मिनिस्टर कह सकते जी। हैं, जी। उनका नाम था पूर्णैया। जी। पूर्णैया ये एक ब्राह्मण थे। जी। तो अभी मैं एक लॉजिक सवाल पूछता हूँ, अगर उनका प्रधानमंत्री एक ब्राह्मण है, तो जी। वो क्या हिंदुओं का कत्लेआम करने देगा? जी। नंबर 1। हम्म। नंबर 2, वो पुरी के कांची काम कोटि पीठम के शंकराचार्य जी। को पत्र लिखते हैं और उसमें उनको संबोधित करते हैं जगत गुरु। जी। जगत गुरु के नाम से उनको संबोधित करते हैं। उनके मठ को बहुत सारा दान देते हैं। जी। और जब भी वो किसी लड़ाई के लिए निकलते थे, बड़े काम के लिए निकलते थे, तो शंकराचार्य का आशीर्वाद वो लेते थे। जी। अब ये 3 बातें मैं आपको बता सकता हूँ। और जो प्रोपेगेंडा करने वालों का तो कोई अंत नहीं है, क्योंकि टीपू सुल्तान के प्रशासन में भी काफी हिंदू थे। जी। फिर क्या हुआ, उन्होंने कुछ हिंदू कम्युनिटीज को टारगेट किया। जी। केवल हिंदू कम्युनिटीज ही नहीं, मुस्लिम कम्युनिटीज को भी टारगेट किया। जी। कारण सुनिए, बड़ा मजेदार कारण ये था कि ये कम्युनिटीज अंग्रेजों के साथ मिलकर उनको घुड़सवारी में, घोड़ों की सप्लाई में मदद कर रही थी। जी। तो वो हिंदू कम्युनिटीज थी, जी। पर वैसे कुछ मुस्लिम कम्युनिटी भी थी। उन्होंने जी। दोनों कम्युनिटीज को ये किया। 5वीं बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी एक हमारे बहुत नौजवान रिसर्चर हैं, जी। सरफराज शेख। जी। उनकी एक किताब है सल्तनत खुद्दाद। जी। तो उन्होंने टीपू सुल्तान के डॉक्यूमेंट्स का अनुवाद किया है। ठीक है। तो एक डॉक्यूमेंट है जिसको आज की भाषा में हम कहेंगे मैनिफेस्टो ऑफ टीपू सुल्तान। अच्छा। और मैनिफेस्टो ऑफ टीपू सुल्तान में टीपू सुल्तान लिखते हैं जी। कि मैं अपनी प्रजा के प्रति प्रतिबद्ध हूँ, अपनी प्रजा की रक्षा करूंगा, उनका धर्म देखे बगैर, वो जी। हिंदू हो या मुसलमान हो, अपनी प्रजा की रक्षा करूंगा और जी। अपने राज्य की रक्षा करते तक, अंत तक मैं काम करूंगा। तो ये जी। इतनी सारी बातें उनके बारे में जो हैं। अब जहां तक कन्वर्शन का सवाल है, मैंने शायद पिछली बार भी कहा, जी। ये एक अफवाह बना दी गई है कि मुसलमान राजा धर्मांतरण करते थे, तलवार के जोर पर करते थे। अब उसमें कोई सच्चाई तो है नहीं। मैं बार बार दोहरा चुका हूँ कि जी। धर्मांतरण कोई राजा कोई धर्मांतरण के लिए नहीं करते थे। जी। कभी कभी हारे हुए राजा का अपमान करने के लिए धर्मांतरण की शर्त वो रखते थे। पर जी। बाकी टीपू सुल्तान के बारे में तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसने धर्मांतरण के लिए काम किया। अब एक सुनिए आप, ये कहते हैं कई लोग कि भाई टीपू सुल्तान ने लाखों ब्राह्मणों का कत्लेआम करवाया। जी। अब आप सोचिए, वो मैसूर के राजा थे। मैसूर की जनसंख्या कितनी होगी जी। और जनसंख्या में ब्राह्मणों का प्रतिशत कितना है? जी। उसके हिसाब से 1 लाख ब्राह्मण होना उस एरिया में जी। संभव ही नहीं है। और अंतिम बात जो मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा आपके सवालों के पहले, वो ये है जी। कि मैसूर में जब टीपू सुल्तान थे, जी। तो उसके पहले से मैसूर में दशहरा का त्योहार का एक परंपरा चल रही थी। और टीपू सुल्तान ने उस परंपरा को जारी रखा। और वहां का दशहरा एक दिन नहीं चलता, जी। 10 दिन चलता है। 10 जी। दिन तक एक आनंद का उत्सव ये हम्म। टीपू सुल्तान के राज में होता था। तो उसको किस तौर से हिंदू विरोधी कहना, ये मेरी समझ में नहीं आती। एक और भी छोटी सी बात मेरे दिमाग में आई, वो बता दी। जी। उनको हिंदू विरोधी बताने का एक और कारण बताते हैं कि उन्होंने अपने प्रशासन में कन्नड़ा को छोड़कर पर्शियन भाषा का इस्तेमाल किया। जी। अब पर्शियन भाषा का इस्तेमाल किया तो मैं भी पहले हैरान हो गया कि भाई पर्शियन को क्यों ला रहे हैं। पर आपको बता दूं कि उस समय जो सब राजा और जमींदार थे, बड़े बड़े थे, जो शासनकर्ता, जी। उनके व्यवहार की भाषा पर्शियन थी। जी। टीपू सुल्तान को भूल जाइए, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, जी। इनके भी जो पत्र हैं औरंगजेब को, दूसरे राजाओं को, वो पर्शियन में हैं। और इसलिए शिवाजी महाराज के एक बड़े ऑफिसर थे, मौलाना हैदर अली। उनका जी। काम ये था कि शिवाजी महाराज के पत्रों को पर्शियन में दूसरे राजाओं को लिखें। तो अब ये तो क्या है कि ढूंढ ढूंढ कर कुछ निकालना ताकि उस राजा को बदनाम किया जा सके और जी। उस राजा के माध्यम से आज के मुसलमानों पर एक निशाना लगाया जा सके। ये उसकी एक बहुत यानी घृणित, निंदनीय कोशिश जी। है। और जहां तक टीपू सुल्तान का आप देखिए, तो जी। काफी नए विचारों का व्यक्ति था। जी। आपने शायद सुना होगा, यानी मुझे पता नहीं, कि जो मिसाइल की टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल सुना है मिसाइल सर की मैंने। टेक्नोलॉजी में
उनके पिता हैदर अली, और इन्होंने मिसाइल की टेक्नोलॉजी में बहुत योगदान दिया, उसको विकसित किया। और खैर वो बहादुर तो थे उसमें, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अंग्रेजों ने कहा भाई आ जाओ, मिल जाओ, इन्होंने कहा हरगिज नहीं। इसलिए चौथी बार उनकी जब लड़ाई हुई 1799 में, तो युद्ध भूमि में टीपू सुल्तान मारे गए। जी। आप याद रखिएगा कि भारत के कितने राजा हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए। आप अपने एक मुट्ठी की उंगलियों से गिन सकते हैं, ऐसे हैं, और उसमें टीपू सुल्तान का नंबर 1 आता है। जी, आपने बहुत कम शब्दों में और पूरे उनके व्यक्तित्व का खाका खींचने की कोशिश की, लेकिन जहाँ पे लाके आपने एंड किया, यहीं से मैं अपना सवाल शुरू करना चाहता हूँ। जो अंग्रेज़ों से लड़ा, चाहे वो जंग आज़ादी की लड़ाई में लड़ा या वो और तरीके से भी लड़ा, आज़ादी की लड़ाई के लिए दूसरे तरीके से बाद में जब कांग्रेस बन गई और तमाम लोग हैं, वो सब जो लड़े, उनको आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं, क्या दुश्मनी रखते हैं? क्या अंग्रेज़ों से लड़ने वालों से दुश्मनी क्यों है इन लोगों को? देखिए, ये उनको दुश्मनी नहीं है। एक तो क्या हुआ कि अंग्रेजों ने उनके खिलाफ जो लड़े, उनके बारे में जो पत्र व्यवहार थे या उनके बारे में ऐसा लिखवाया उन्होंने। एक्चुअली मैंने शायद पिछली बार बताया था कि अंग्रेजों के इतिहास लिखाने का तरीका ये सांप्रदायिक इतिहास था, और खास तौर से जो राजा उनके खिलाफ लड़े, उनके खिलाफ उन्होंने ज्यादा बदनामी का दृष्टिकोण रखते हुए लिखवाया। और यहाँ मैं आपको ये दूं, एक सीरियल आया था द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, वो जिसकी लेखक की थी, और उसमें वो संजय जो थे वो उसके हीरो थे। 60 एपिसोड का सीरियल था, और पूरा का पूरा सीरियल भगवान गिडवानी का जो लिखा हुआ था, उसमें टीपू सुल्तान कितनी बहादुरी से ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़े उसका वर्णन है। फिर भी अब अंग्रेजों ने जो नींव रखी इतिहास में कुछ राजाओं को बदनाम करने की, उसमें 2 चीजें हैं। एक तो वो हिंदू राजा जिनके बारे में उन्होंने बदनामी की, वो तो खैर धीरे धीरे रिवाइव कर दिए गए, पर जहां तक जो मुस्लिम राजा उनके खिलाफ लड़े, उनको कौन रिवाइव करता? सरकार ने तो सरकार का कोई काम नहीं है, और सांप्रदायिक ताकतों ने उनको और निशाना बना के और बदनाम करके और उसमें मसाला डालने की कोशिश की। अब एक ये देखिए, अभी ये अपने लेखों में, अपने प्रोपेगेंडा में कहते हैं कि वो ब्रिटिश ऑफिसर्स के पास कुछ पत्र हैं जिसमें टीपू सुल्तान के गंदे कार्यों का विवरण है। अब वो पत्र किसी ने देखे नहीं, वो पत्र किसी ने किए नहीं, और जो ईमानदार इतिहासकार जो ब्रिटल बैंक और एक दूसरे हैं, उन्होंने बताया कि टीपू सुल्तान का प्रशासन में उनकी कितनी पकड़ थी, वो अपनी प्रजा को कितना चाहते थे और अपनी प्रजा की भलाई के लिए वो किस प्रकार से काम करते थे। ये जिन्यून हिस्टोरियंस ने लिखा है। तो 2 बात रखिए, 2 प्रकार के इतिहास अपने सामने आते हैं। एक तो कुछ जिन्यून हिस्टोरियंस जो रिसर्च करके लिखते हैं, और दूसरा वो जो सांप्रदायिक तरीके से इतिहास के लेखन का तरीका अंग्रेजों ने डाला, उसमें नमक मिर्च मसाला लगा के बाद की सांप्रदायिक ताकतों ने उसको और बढ़ा दिया। तो आपकी बात सही है कि सरकार ने इस बात को करना चाहिए था, और मैं तो हैरान हूँ 1970 तक आरएसएस भी टीपू सुल्तान की तारीफ में किताबें निकालती थी। अब इससे बड़ी बात क्या होगी? आरएसएस जो इसका सबका मुखिया है, 1970 में उसने किताब निकाली भारत भारती सीरीज में टीपू सुल्तान पे। ये बात मैं दोहरा रहा हूँ, जानबूझकर दोहरा रहा हूँ कि टीपू सुल्तान की बहादुरी इतनी थी कि आरएसएस भी अपने आप को रोक नहीं पाई। और वो जो अपने येडियुरप्पा है, वोट मांगना था तो टीपू सुल्तान की पगड़ी और वैसा ड्रेस पहन के आए, हाथ में तलवार ले ली कि भाई मैं टीपू सुल्तान हूँ, मुझे वोट दो। अब ये टीपू सुल्तान के बारे में बड़ी मजेदार बात है कि जो आज बदनामी कर रहे हैं, उन्होंने एक समय पे उनकी बहुत तारीफ भी की है। एक समय पे उन्होंने तारीफ की है, हीरो माना है उनको, और उनकी जैसे लिबास पहन के वोट मांगते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन आज उनकी जन्म दिवस पर प्रोग्राम करने तक से वो गुरेज करते हैं और हंगामा खड़ा करते हैं। एक आरोप और है टीपू सुल्तान पे सर कि उन्होंने मंदिर भी तुड़वाए हैं, उस आरोप में कितनी सच्चाई है? उस आरोप में एक्चुअली बात उल्टी है। एक बार मराठा सेनाएं टीपू सुल्तान पर आक्रमण करने गई श्रीरंगपट्टनम के पास। अब वो लड़ाई में टीपू सुल्तान को नहीं हरा पाई, वापस आ रही थी, गुस्से में थी, तो उन्होंने श्रीरंगपट्टनम का हिंदू मंदिर तोड़ दिया। अच्छा, टीपू सुल्तान, मराठा सेनाओं ने हिंदू मंदिर तोड़ा श्रीरंगपट्टनम का, इतिहास का रिकॉर्ड है। और टीपू सुल्तान ने उसकी मरम्मत कराई। आप मंदिर तोड़ने की बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ टीपू सुल्तान ने मंदिर की मरम्मत कराई, क्योंकि वो मानते थे
कि मेरी प्रजा की भावनाओं का आदर करना मेरा कर्तव्य है। तो उसके लिए उन्होंने उस मंदिर की मरम्मत कराई और इसका उल्लेख आपको कई जगहों पर मिल जाएगा। तो मंदिर तोड़ने की बात अब कहीं कहीं तो हो सकता है। ये मुख्य बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसमें धर्म का कोई दृष्टिकोण नहीं था। उसमें जो भी कुछ था वो कुछ अलग कारणों से अगर कहीं उन्होंने तोड़े होंगे। तो दक्षिण भारत में तो वैसे भी मंदिर तोड़ने की बातें बहुत कम है। और टीपू सुल्तान के बारे में तो उल्टी बात है कि उन्होंने मंदिर को रिपेयर करवाया, पूरा दान दिया। और जैसे मैंने आपको बताया, कांची कान कोटि पीठम के शंकराचार्य के आश्रम को उन्होंने लगातार दान भी दिया। और जहां तक मेरी याददाश्त है, एक बार मैंने इंडियन एक्सप्रेस में एक बड़े संपादक का लेटर लिखा, आर्टिकल पढ़ा कि जब वो कांची काम कोटि पीठम जा रहे थे तो एंट्री पे ही तांबे का एक प्लाक को उर्दू में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, आप जरा बता दीजिएगा। उसमें लिखा टीपू सुल्तान, मैं टीपू सुल्तान इस आश्रम को इतना इतना दान दे रहा हूँ इसके रख रखाव के लिए, और जगत गुरु को एक अपनी दक्षिणा के रूप में ये मैं दे रहा हूँ। ये बात उसमें आई। तो इसके तो बात टीपू सुल्तान के बारे में तो बात बिल्कुल उल्टी है। अच्छा, इस सारी बातों को सुनने के बाद, या हमेशा ऐसी बातें सुनने के बाद, अभी हाल फिलहाल में मैं बात कर रहा था प्रोफेसर अपूर्वानंद से बिहार चुनाव को लेके, बंगाल के चुनाव को लेके, वहाँ उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प चीज़ कही, उसको मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि आज प्रेजेंट ऐसे किया जाता है कि 800 साल तक मुसलमानों ने हिंदुओं पर हुकूमत की है। क्या जो वो कह रहे हैं वही बात सही है, या जो ये प्रेजेंट करते हैं कि वाकई में हिंदुओं पर हुकूमत कर रहे थे मुसलमान? ये एक्चुअली वास्तव में देखिए तो इतिहास का तरीका ये था कि उस समय गरीब किसान, उसके ऊपर जमींदार, जमींदार के ऊपर राजा, राजा के ऊपर महाराजा। तो गरीब हिंदू किसान और मुसलमान किसान साथ साथ त्योहार मनाते थे, साथ साथ खुशियां और गम बांटते थे। और मुसलमान राजा और हिंदू राजा साथ साथ थे। तो मुसलमानों ने हिंदुओं पे राज किया, ये मुस्लिम सांप्रदायिक ताकतें भी मानती हैं। और हिंदू सांप्रदायिक ताकतें उसको उलट करके बताती हैं कि इन्होंने हम पे अत्याचार किया। पर ये दोनों वर्णन गलत हैं। वास्तव में ये राजाशाही का युग था। मैं आपको ये भी बता दूं कि राजाशाही के युग में सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो गरीब किसान का होता है। वो हिंदू गरीब किसान हो या मुस्लिम गरीब किसान हो। अपूर्वानंद जी का वो मैंने प्रोग्राम आपका देखा, उसमें अपूर्वानंद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं उसको दोहराना बहुत जरूरी है। कोई अगर राजा मुसलमान था तो क्या गरीब मुसलमान किसान पे वो लगान माफ करता था क्या? कभी नहीं। हिंदू राजा हिंदू गरीब किसान पे लगान माफ करता था? कभी नहीं। उसमें तो हमको हमारी आंखों में आंसू आना चाहिए कि गरीब किसान, वो हिंदू हो या मुसलमान, उसका कितना बुरा हाल था राजाशाही के जमाने में। तो ये बात, मुसलमानों ने हिंदू पे राज किया, ये अंग्रेजों का वो जो जेम्स मिल वाला था ना, मुस्लिम पीरियड यानी मुसलमान राजा यानी हिंदुओं पे राज, बिल्कुल गलत है। तो मैंने आपको शायद बताया पहले। अब कैसे आप कह सकते हैं मुसलमानों का राज था कि जमींदारों में मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे। और राजा के दरबार में औरंगजेब का, मैंने आपको याद दिला दूं, औरंगजेब के दरबार में जो प्रशासन चलता था तो राजा का तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होता था। तो औरंगजेब के दरबार में राजा जय सिंह भी थे और दूसरे राजा भी जसवंत सिंह भी थे। तो अकबर के साथ भी बीरबल भी थे, टोडरमल भी थे, शिवाजी महाराज के साथ मौलाना हैदर अली थे। तो ये राज राजाओं का था। सबसे बड़ा, अगर हम ये बात क्लियर कर दें, हमारी आज ये बातें दूर हो जाएंगी। राजा एक तरफ और रंक गरीब किसान दूसरी तरफ, ये इतिहास की असली बात है। राजाओं ने गरीब किसानों पर और बाकी लोगों पर राज किया, ये इतिहास को देखने का सही तरीका है। बिल्कुल सही आपने कहा है, लेकिन अब कुछ और चीज़ों पे गौर कर लेते हैं। जैसे आपने सीरियल का जिक्र किया, मैंने उस सीरियल को बड़ी गंभीरता से देखा है, बचपन में जब देखा, और उसके बाद फिर यूट्यूब का ज़माना आ गया तो मैंने उसमें निकाल के उसको देखा और अच्छे से समझने की कोशिश की। उसमें दिखाया गया मराठा और निज़ाम अंग्रेज़ों के साथ मिलके टीपू सुल्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। आखिर उनको क्या डर था, मराठा और निज़ाम जो अंग्रेज़ों के साथ मिल गए थे और टीपू सुल्तान के खिलाफ लड़ रहे थे? देखिए, ये राजा लोगों में इस प्रकार का सेंटिमेंट कि ब्रिटिश हमारे विरोध में है, ये उनके बीच में नहीं था। ज्यादातर राजाओं का जो दृष्टिकोण था वो बहुत संकुचित था। संकुचित क्या था कि मेरा राज बच जाए, मेरा पड़ोसी राजा मरता है तो मरने दो, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको पहले जिक्र किया कि टीपू सुल्तान ने तो मराठा राजाओं को और निजाम को लेटर लिखा कि भाई हम आपस में मिल जाते हैं और अंग्रेजों को दूर रखते हैं। पर उन्होंने सोचा होगा हम क्यों भाई टीपू सुल्तान के साथ मिले,
क्यों अंग्रेजों के साथ लड़ाई करने का खतरा मोल लें। तो अंग्रेजों की भी ये चालाकी थी, एक राजा को मिलाना, दूसरे को हराना, फिर जो राजा अपने ऊपर मिला है, अपने साथ मिला है, उसका पावर कम करना। यही उन्होंने यहाँ के सब राजाओं के साथ किया। इसीलिए 1857 की लड़ाई में राजा भी उतरे, नहीं तो राजा ज्यादातर ब्रिटिश लोगों का विरोध नहीं करते थे। 1857 की मुख्य ताकत थी गरीब किसान। ये याद रखिए, फिर से गरीब किसान को ले आता हूँ, क्योंकि अंग्रेजों ने गरीब किसानों पर टैक्स का बोझ बहुत बढ़ा दिया था। और कई राजा भी थे जिनके ऊपर अंग्रेजों ने उनकी सत्ता ले ली, जैसे झांसी की रानी का मामला है। तो झांसी की भी उन्होंने इनकार कर दिया झांसी के दत्तक पुत्र को स्वीकृति देने से, इसलिए झांसी की रानी भी लड़ी। ऐसे लोग, ऐसा तो ये राजाओं का दृष्टिकोण यही था, मैं अपनी रियासत को बचा लूं। तो अंग्रेजों ने बोला, अच्छा ठीक है, अपनी रियासत को बचाओ बच्चू, बचाओ, तुम पहले अपनी रियासत को बचाओ, मेरी मदद करो तीसरे को हराने में, उसको हराने के बाद मैं तुमको देख लूंगा। इसी करके अंग्रेजों ने पूरे देश में अपना राज फैलाया, क्योंकि राजाओं का दृष्टिकोण बहुत संकुचित था, वो केवल खुद का देखकर चलते थे। जो टीपू सुल्तान में वो बात नहीं थी। टीपू सुल्तान को एक मोटे तौर पे आइडिया थी कि अंग्रेज लोग इस देश के लिए खतरनाक हैं, खराब है। क्या ऐसा भी डर था मराठों में या निज़ाम के अंदर कि टीपू सुल्तान जिस तरीके से ताकतवर हैं, बहादुर हैं, कल को उन पे कब्जा कर सकते हैं, अपने राज्य का विस्तार कर सकते हैं, इस वजह से वो अंग्रेजों के साथ मिल गए? नहीं, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि टीपू सुल्तान भी अपनी सीमा जानता था। और मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मराठा सेना तो टीपू सुल्तान पे आक्रमण करने गई थी, जिसमें श्रीरंगपट्टनम का मंदिर टूटा। तो हर एक राजा अपनी बाउंड्री बढ़ाना चाहता है, पर टीपू सुल्तान की अपनी जो सीमा थी, उस सीमा के अंदर रहकर पड़ोसी राजाओं से अच्छे संबंध रख के ब्रिटिश के खिलाफ लड़ना चाहता था। ये उसमें क्लियर कट बात है। तो मराठाओं का कैलकुलेशन तो यही था कि भाई अगर हम अंग्रेजों के साथ नहीं मिलेंगे तो अंग्रेज हमारे ऊपर भी उलट जाएंगे, हमारी भी सत्ता चली जाएगी। मेरे ख्याल से मुख्य कैलकुलेशन वो था। जबकि टीपू सुल्तान ने तो ऑफर कर दिया था कि हम आपस में संधि कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, तुम्हारी बाउंड्री ये रहेगी, हमारी बाउंड्री वो रहेगी। कि वो तो टीपू सुल्तान का ऑफर था उनके लिए। जी, बताया जाता है कि ब्रिटेन के म्यूजियम में टीपू सुल्तान की कद्दावर एक तस्वीर लगी हुई है और वहाँ पे जो मिसाइल उन्होंने अंग्रेज़ों के ऊपर दागा था उसे ले जाके भी अंग्रेज़ों ने वहाँ रख रखा है। आपको लगता है कि आज़ाद भारत के इतिहास में इस मिसाइल मैन टीपू सुल्तान को वो अहमियत, वो इज़्ज़त दी गई जिसके वो लायक हैं? अंग्रेज़ तो उनसे लड़ने के बाद भी उनको शायद वो इज़्ज़त दे रहे हैं कि वो बहादुर थे, दिलेर थे और मिसाइल मैन थे। जी, वो तो खैर मैं मानता हूँ कि खास तौर से अगर राजा मुसलमान हो तो उसको भारत में जिस प्रकार का माहौल है, उसको उसकी बहादुरी के लिए, उसके इनोवेशन के लिए इज्जत मिलेगी, ये तो बहुत दूर की बात है। मैं तो इतना ही शुक्र मनाता हूँ कि उसको बदनाम मत करो और उसके आधार पे भारत के मुसलमानों को बदनाम मत करो। ये मेरी एक मिनिमम जो रहता है ना, मिनिमम प्रोग्राम, वो मेरा हुआ है। ऐसे राजाओं का गुणगान, जैसे हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का हम कितना आदर करते हैं, उनके लिए गौरवमयी फिल्में बनाते हैं वगैरह वगैरह। और दूसरा, खैर अकबर पे तो पहले अच्छी फिल्म बनी मुगले आजम, तो आपने शायद देखी होगी, मैंने भी बहुत एंजॉय किया उसको। अब दूसरी बार जब बनी वो ऋतिक रोशन के साथ, तो क्या जोधा अकबर, तो लोगों ने विरोध करना चालू कर दिया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी पे बनी, तो लोग तो हाथों हाथ में ये लेके खड़े हो गए कि ऐसी फिल्म बनना ही नहीं चाहिए। तो मुसलमान राजाओं को खास तौर से जो टारगेट किया गया है, उसका विरोध करना बहुत मुश्किल है। और उसका मुख्य कारण ये है, सरकार कोई भी हो, एक्चुअली इंदिरा गांधी ने 1980 में जो किताबें लाई थी एनसीईआरटी के माध्यम से, उसने सब राजाओं को बराबरी का ये इज्जत दी, मतलब राजाशाही के अंदर। हम राजाशाही को तो प्रमोट नहीं करते, इज्जत यही दी कि भाई इसमें वो खासियत थी, शिवाजी में खासियत थी, वो गरीब किसानों के प्रति सहानुभूति रखते थे, टीपू सुल्तान में खासियत थी, वो प्रजा का ख्याल रखते थे। ये 1980 के बाद जो इंदिरा गांधी ने किताबें लाई, जिसमें हरबंश मुखिया, बिपिन चंद्र, रोमिला थापर, आर.एस. शर्मा की जो किताबें हैं, जिनको आज बहुत बदनाम किया जाता है, उसमें बराबर इज्जत देने का काम किया गया। उसी को दूर करने के लिए बाद में जो हमारे, जिनको हम राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी बोलते हैं, आपने पहचान लिया ना, एक्चुअली मैं तो उनको रॉन्ग मैन इन द रॉन्ग पार्टी बोलता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी। उनके समय वो जो मुरली मनोहर जोशी थे, उन्होंने इस बात को पहचान के इतिहास की किताबों को बदलना चालू किया और फिर से वही दृष्टिकोण लाना चालू किया, मुसलमान यानी अत्याचारी, मुसलमान यानी बलात्कारी। अब वो उंगली दिखाते हैं मुसलमान राजाओं को और निशाना रहता है आज के मुसलमानों पे। ये उनके पॉलिटिक्स का एक भाग है, जो मेरे ख्याल से हमको सबको इसका मुकाबला
सच्चाई से, ईमानदारी से, प्रतिबद्धता से करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं तो इस बात को मानता हूँ कि नफरत की शुरुआत यहीं से होती है। जी राजाओं को, जो मुसलमान राजाओं को जो ये बदनाम किया जाता है, वो ऐसे ही नहीं करते हैं। उन राजाओं को बदनाम करके आज के मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना, ये उनका उद्देश्य है, ठीक है जिसको सर। हमने कॉम्बैट नहीं किया, जी जिसको हमने कॉम्बैट नहीं किया। जी जी ठीक है सर, उनका उद्देश्य है, वो अपने राजनीतिक हित साध रहे हैं। लेकिन मैं अगर समाज की बात करूं, सामाजिक स्तर की बात करूं, आम लोगों की बात करूं, क्या लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं, आप और हम मिलकर ऐसा कुछ कर सकते हैं कि लोगों की ये भ्रांतियां दूर हों, लोग सही तरीके से चीज़ों को समझें? क्योंकि आज ये प्लेटफॉर्म हमारे पास है जिसे हम न्यू मीडिया कह सकते हैं। हालांकि सरकार की नज़र इस पर बड़ी टेढ़ी है, सर्कुलर जारी हो चुका है एक मिनिस्ट्री से, गाइडलाइन कब आएंगी कुछ पता नहीं है, कब तक इस पर बोल और लिख पाएंगे इसका भी कुछ पता नहीं है, इस पर अंकुश लगाने की कोशिश है। लेकिन आपको लगता है कि कोई बदलाव की लहर चलाई जा सकती है? चलाई जा सकती है, आप कह रहे हैं, मुझे लगता है चलाना चाहिए। जी और आप जो कोशिश कर रहे हैं पिछले 3-4 एपिसोड से, मैं आपकी सराहना करना चाहता हूं कि आप ऐसे मुद्दों को ले रहे हैं जी और इसको आप एक योजनाबद्ध तरीके से पूरी सीरीज के रूप में चलाइए, जिसको हम इतिहास की सीरीज कह सकते हैं। मध्ययुगीन इतिहास को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, आपके चैनल का पहुंच बढ़े, आप अपील कीजिए, और जो भी दोस्त लोग इसको देखते हैं वो उसको आगे ले जाएं। हम और विस्तार में, अगर लोगों के सवाल आते हैं तो उन सवालों के आधार पे और वीडियो बना के और सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करें। तो मैं तो आपसे पूरा सहमत हूँ, और मुझे लगता है ये कोशिश आप जैसे लोग जो थोड़ा गहराई से सोच रहे हैं और केवल कमर्शियल मीडियम न मान के इसको एक जागरूकता का मीडियम जो आप कर रहे हैं, मैं वो देख रहा हूँ आपके वीडियोस में, काफी देखता हूँ आजकल। तो आपके जैसे, हमारे जैसे लोग मिलकर इसको एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए, तो ही हम समाज से नफरत को कम कर सकेंगे। बहुत सही आपने कहा कि समाज से नफरत कम करने का यही तरीका है। आप ही को देख के सीखा है, आपसे ही बैठ के बीच में सवाल करने लग जाता हूँ, जानकारी उतनी है नहीं, और आप जिस तरीके से कोऑपरेट करते हैं और आसानी से आसान अल्फाज में चीज़ों को बताते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया आपका सर। फिर आपसे किसी न किसी मुद्दे पर जुड़ूंगा और किसी न किसी और शख्सियत के बारे में बात करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं जिनके इतिहास को आज मिटा दिया गया है। बहुत शुक्रिया सर।